Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. You are watching my YouTube channel Real Life Study. This is the book of Grade 4, which named 3rd edition, New Oxford Modern English, based on Single National Curriculum 2020. Today we are going to solve full exercise of this unit, A Night in June. Exercise contain many parts. Exercise में first understanding the poem. इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके मैं ऑलरेडी नोट बना चुकी हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज पे बी है वर्किंग विद वर्ड्स। इनमें सेंटेंसेस बनाने हैं इनके भी मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। जो काम बुक में करने का है वो मैं बुक में डन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पेज पे सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। पंक्चुएशन, यहाँ पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनको मैं बुक में ही डन कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट पेज पे है वर्ब के बारे में आपको समझाऊंगी भी और ये अंडरलाइन कराऊंगी। बेटा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तमाम तर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है हाउ आर द स्टार। स्टार कैसे आसमान पर नमूनदार हो रही हैं। आंसर लिखें इसका। बाय टूज एंड थ्रीज द स्टार्स आर अपीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव द बर्ड्स स्टॉप्ड देयर सिंगिंग। नो, द बर्ड्स हैव नॉट स्टॉप्ड देयर सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर आर द लिटिल बर्ड्स। आंसर लिखें इसका। द लिटिल बर्ड्स आर एमंग द ट्रीज एंड बुशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट साउंड्स कैन बी हेard। द फॉलोइंग साउंड बी heard: sound of birds, sound of wind, sound of water, the cuckoo's shivering cry. Next question. What fills the sky? आंसर लिखें। The cuckoo's cry fills the sky. These questions are more difficult. Discuss them first. Why do you think the stars appear in the way described in the poem? The stars are appearing like this because although the sun has set, there is still light in the sky. As the sky gets darker, more stars become visible. जब सूरज गुरूब हो जाता है ना तो आसमान पर स्याही छा जाती है, जिसकी वजह से स्टार्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, यानी हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do you think the poet calls the cuckoo say shivering? Shivering का मतलब है खुद मुख्तार। पोइट ने यानी शायर ने क्यों कुकूस की आवाज़ को shivering कहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं या क्यों सोचते हैं? क्योंकि the cuckoo's cry is loud enough to fill the sky, so seems superior to the other sounds. किसी और साउंड के मुकाबले में कुक्कू की जो आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड होती है, इसलिए उसको शायर ने शविरिंग का नाम दिया है। अ नाइट इन जून की इस पोएम की समरी भी मैं लिख चुकी हूँ, आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। समरी अ नाइट इन जून पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. He describes about the beautiful night of summer in London. The sun took long time to the stars are appearing in the sky by twos and threes. The small birds are creeping among the bushes and trees. Birds and cuckoo are singing, blowing wind and flowing water make sound. From all these things fills all the space of sky. ये इस पोएम की समरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको समरी को भी उतार सकते हैं, लिख सकते हैं।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम। इसी पोएम से इस लाइन को लिया गया है। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट। दिस सेंटेंस मीन्स, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें राइट है? द बर्ड्स आर लिटिल बट दे आर पाइपिंग। फर्स्ट वाली जो लाइन है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट? नाइट टाइम। आप इवनिंग टाइम भी लिख सकते हैं, शाम का टाइम था, रात का टाइम था, यानी अंधेरा छा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द बर्ड्स पाइपिंग? आंसर लिखिए इसका, इमंग द ट्रीज एंड बुशेस। डी है, व्हाट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? पोएम में किन बर्ड्स का जिक्र किया गया है? कुकू एंड थ्रशेस। कुकू कोयल को कहते हैं और थ्रशेस चिड़िया को कहते हैं। नोट डाउन द रेमिंग वर्ड इन द पोएम। पोएम में जो रेमिंग वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करें। सेट, येट, थ्रीज, ट्रीज, रशेस, गशेस, थ्रशेस, क्राई, स्काई। यहाँ पोएम में भी आप देख लें, जैसे SET सेट और YET येट, इनके जो एंडिंग साउंड है ये एक जैसे हैं, इसलिए इसको रेमिंग साउंड कहा जाता है। ये थ्रीज है, ट्रीज, और रशेस, थ्रशेस, गशेस, क्राई और स्काई, इनके एंडिंग जो साउंड है ये एक जैसे हैं, इसलिए इसको रेमिंग साउंड कहा जाता है। डू द रेमिंग वर्ड्स फ्रॉम आ पैटर्न। आंसर देखिए इसका, सेट, येट, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको नाम दे दें A। ट्रीज, थ्रीज, ट्रीज, B। थ्रशेस, रशेस, गशेस, C। क्राई, स्काई, D। इनका पैटर्न क्या बनता है? ABCC नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। 5 क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। हिंट, से द वर्ड्स आउट लाउड एंड मार्क द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आप इनको रीड करें, लाउडली इसको रीड करें। बेटा जब आप इन वर्ड्स को लाउडली पढ़ेंगे तब आपको चेंज फील होगा कि कौन सा वर्ड जो है वो चेंज है। सेट, मैट, डेट, येट, गेट, ईट, थ्रेट, सब में एक जैसी साउंड आ रही है सिवाय ईट की, तो इसलिए इसको सर्कल किया गया है। हमने समझाने के लिए इसको सर्कल किया गया है। बाकी रह रहे हैं वर्ड, इनको हम खुद डन करेंगे। नेक्स्ट पढ़ें, फ्रीज, ईज, पीस, ट्रीज, फ्रीज, पीस, ब्रीज, सब में आर की साउंड आ रही है। फ्रीज, ईज, पीस, ट्रीज, फ्रीज, पीस, ब्रीज, पीस, इसमें साउंड चेंज आ रही है, आप इसको सर्कल करें। रशेस, गशेस, बुशेस, रशेस, गशेस, बुशेस, क्रशेस, फ्लशेस, ट्रशेस। बी की आवाज़ यहाँ पे आ रही है, बाकियों में जो साउंड है वो चेंज है, इसको आप सर्कल करें। इसको पढ़ लेते हैं। डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, ने, बाय। डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, ने, बाय। कौन सा वर्ड डिफरेंट है? ने। इसको आप सर्कल करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे है बी, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। क्वेश्चन 1 है, यूज़ दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ यूर ऑन। इन वर्ड्स को आपने अपने ही लफ्ज़ों में, अपने ही जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके मैं नोट्स बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। ये तो बच्चों सेंटेंसेस में रेडी कर चुकी हूँ। सेट, द डेट विल बी सेट फॉर अ फ्यूचर मीटिंग। फॉर ऑफ का मतलब है बहुत दूर। चिल्ड्रन केम फॉर ऑफ प्लेसेस फॉर स्कूल। इमंग, द सीक्रेट वॉज स्प्रेड इमंग द क्राउड। गशेस, आई हर्ड अ गश ऑफ वाटर। हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला,
खाली, जो अंदर से खाली होता है उसको हॉलो बोलते हैं। जैसे हड्डियाँ जो अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, खोखली होती हैं, इसी तरह कुछ ट्रीज़ भी जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं, कुछ ट्रीज़ तो वो भी अंदर से खाली हो जाते हैं। द बिग ट्री ट्रंक इज़ हॉलो इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ दिस वर्ड इन ऑरल सेंटेंसेज। ये ऑरल सेंटेंसेज हैं जो आपने क्लास में डिस्कस करने हैं, लेकिन मैं इसके नोट रेडी कर चुकी हूँ। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट मीनिंग, अगर आपको इसके एग्जैक्ट मीनिंग श्योर ना हो तो डिक्शनरी यूज़ करके आप इसके और वर्ड्स जो हैं इन्हीं के मतलब रखने वाले आप ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है गश, फ्लड, इसकी मीनिंग क्या है? फ्लड। नेक्स्ट वर्ड है स्पाउट, टूटने को भी बोलते हैं ट्यूब। स्प्रिंकल, स्प्रे, छिड़कना। टैकल, फ्लो, ड्रिप, ड्रॉप यानी डालना। पोर, रन, उंडेलना। फ्लड, ओवरफ्लो यानी सैलाब को कहते हैं। सर्च, इजाफा, फ्लो। नेक्स्ट वर्ड है स्पर्ट, इंग्लिश में इसकी मीनिंग स्पेल भी बनती है और स्पर्ट का मतलब है तेज़ी, स्पेल का मतलब है फैलना। स्ट्रीम, अ स्मॉल नैरो रिवर, उर्दू में नदी कहते हैं। फ्लो, बहना। रन भी कहते हैं इसको। जेट, स्पेल। ठीक है बच्चों। पोर, उंडेलना, इसकी कि मैं सेंटेंसेस भी बना चुकी हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है गश, देयर वॉज अ लिटिल गश ऑफ ब्लड। फ्लड, हैवी रेन कॉज द फ्लड। Spout, rain from the roof goes down a long spout. Surge, there has been a surge in house prices recently. Sprinkle, he sprinkled salt on food. Spurt, तेजी, water spurted from the broken pipe. नेक्स्ट वर्ड है ट्रैकल, वी हर्ड द ट्रैकल ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ। स्ट्रीम, कैन यू जम्प अक्रॉस द स्ट्रीम। ड्रैप, अ ड्रैप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द टैप। फ्लो, आई कांट स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। पोर, ही केयरफुली पोर्ड द वाटर इनटू हर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। नेक्स्ट है टेलिंग द टाइम। बेटा आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें। इसमें ये समझाया गया है कि अगर 8 बजे हैं 8 AM एंड 8 PM, इन दोनों में क्या फ़र्क है। AM का मतलब है कि मॉर्निंग का टाइम है और अगर PM लिखा हुआ है तो समझ आए कि ये इवनिंग का टाइम है। इन 24 hours clock we do not stop at midday and go back to 1 o'clock, but we go on to 13, 14 and so on. दिन के 12 बजे के बाद टाइम के साथ PM लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी अगर 1 बज गया है तो 1 PM, 2 बज गए हैं तो 2 PM। इसी तरह ये टाइम रात के 12 बजे तक PM ही लिखा जाता है। रात के 12 बजे के बाद 1 बजे को अगर जब 1 बज जाता है तो उसके साथ 1 AM लिखा जाता है। 2 बज गए तो 2 AM, और ये AM कब तक जारी रहता है? दोपहर के 12 बजे तक। हमें 2 किस्म के टाइम हम जानते हैं, एक तो 12 आवर्स वाला और दूसरा 24 आवर्स वाला। 24 आवर्स में क्या होता है कि अगर दिन के 1 बजे हैं तो हम लिखेंगे 13 और इस तरफ 15 लिखेंगे। इसके साथ AM और PM का इजाफा नहीं होता क्योंकि अंडरस्टूड है कि दोपहर के का 1 बजा है, 1:15 का टाइम हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप 4-5 दफ़ा पढ़ लें इस पैराग्राफ को, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। आगे है राइट द टाइम यूजिंग अ 24 आवर्स क्लॉक। ये जो हमें टाइम दिया गया है इसके साथ PM और AM लगाया गया है, हमने इसको 24 आवर में चेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है कि अगर टाइमिंग 24 आवर में हो तब AM और PM का इजाफा नहीं होता। 3 PM यानी दोपहर के 3 बजे हैं तो इसको 24 आवर में कैसे लिखेंगे? 15 से पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइम है। 1 बजने को 13 कहते हैं, 2 बजने को 14 और 3 बजने को 15, और इसी तरह आप बढ़ते जाएं। 4 बजने को 14,
और 5 बजने को 15, और इसी तरह 23 तक आप 24 जब तक पूरा नहीं हो जाता, यानी आधी रात के जब 12 बज जाते हैं तो उसे 24 कहते हैं। 7:45 PM यानी शाम के 7:45 का टाइम है, इसको आप लिखें 1945। 6:15 AM का मतलब है ये सुबह के 6:15 का टाइम हो गया है, तो जस्ट इसको आप ऐसे ही लिख लें 6:15। यहाँ भी आपने AM और PM का इजाफा नहीं करना। अंडरस्टूड है कि ये सुबह के 6:15 का टाइम हो गया है। आगे है 5:45 PM यानी शाम के 5:45 का टाइम हो गया है, तो इस तरह आप लिखें 17 का मतलब है 5 बज गए हैं। 45 मिनट को उसी हिसाब से लिखें, यानी 1 से लेकर 60 जो मिनट होते हैं उसको इसी ही हिसाब से लिखा जाता है। 4:15 इसको आप 24 आवर में लिखेंगे 16:15। 10 PM को कैसे लिखेंगे 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइम यूजिंग AM एंड PM। अब यहाँ पे हमने AM और PM का इजाफा नहीं किया क्योंकि हमने इस टाइम को 24 आवर में लिखा है। यहाँ पे हमें टाइम 24 आवर में दिया गया है, हमने इसको चेंज करके AM और PM के साथ हमने इस टाइम को मेंशन करना है। 12:15 यानी हम कैसे लिखेंगे 12 AM लगाना है आपने इसके साथ, ठीक है बच्चों। 22:45 यानी 10:45 शाम के रात के 10:45 का टाइम हो गया है, तो PM का इजाफा करेंगे 9:15। सुबह के 9:15 हो गए हैं। अगर ये रात के होते तो इसके साथ हम 20 लगता, यानी 20:15, जिससे पता चलेगा कि ये 10:15 हो गए हैं। 16:45 यानी 4:45 का टाइम है और शाम का टाइम है, तो आप इस तरह PM लगा लें। इसको भी आपने अच्छे से समझना है। ये जो मैंने पैराग्राफ आपको याद करने का कहा है, इसी में आपको ये याद हो जाएगा। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लुक एट दीज वॉचेस एंड क्लॉक। इन घड़ियों को देखें। नोटिस वेयर द हैंड आर पॉइंटेड ऑन ईच क्लॉक। नोटिस वेयर द हैंड्स आर पॉइंटिंग ऑन ईच क्लॉक। इसके जो हैंड है यानी एक घड़ी की सुइयाँ जो है वो किस किस पॉइंट पे हैं। छोटी सुई 9 से थोड़ी आगे है और बड़ी सुई 3 पर है, तो लिखने में आप इस तरह लिखेंगे 9:15। 9:15। क्वार्टर बोलते हैं चौथाई हिस्से को, किसे कहते हैं क्वार्टर। 9:15 यानी 9:15 टाइम हो गया है। हाफ पास्ट, हाफ तो आप जानते ही होंगे, हाफ का मतलब है आधा, यानी 30 मिनट हो गए हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधे जब होगा तो 30 मिनट बनते हैं, तो 9:30 ऐसे लिखेंगे। और 9:30 यानी 9:30 टाइम हो गया है। 9:45, 10 बजने में अभी क्वार्टर टाइम है। क्वार्टर टाइम चौथाई हिस्सा यानी 15 मिनट। अगर हम इस घड़ी के टाइम को 4 हिस्सों पे तब्दील कर लें तो एक हिस्सा ये हो गया। 12 से लेके 3 तक 15 मिनट हो गए, क्वार्टर पास्ट होगा ये। 3 से लेके 6 तक हाफ पास्ट होगा, और 6 से लेके 9 तक ये Q2 यानी जो टाइम बजने वाला है उसमें कितने मिनट बाकी हैं, हम लिखेंगे Q2 10 यानी 10:45। 9:45 टाइम है, ठीक है, अभी 10 नहीं बजे, 9:45 टाइम हो गया। AM और PM मैंने फ़िलहाल इसलिए नहीं लगाया कि ये हमें नहीं मालूम कि ये सुबह के का टाइम है या ये शाम का टाइम है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इस पिक्चर में भी घड़ियाँ दी गई हैं, इसकी सुइयाँ जो है वो जिस पॉइंट पे रुकी हुई हैं उसी के मुताबिक ये टाइम मैंने मेंशन कर लिया है। AM और PM नहीं लगाया क्योंकि मालूम नहीं है कि ये सुबह या शाम का टाइम है, इसलिए 12:15 हो रहे हैं। 1:30 बज रहा है इस घड़ी में और यहाँ पे 1:45 है। सी क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी ज़बान के बारे में सीखना। पंक्चुएशन किसे कहते हैं, फुल स्टॉप कॉमा वगैरह लगाने को पंक्चुएशन कहते हैं। कैन यू राइट दिस पैराग्राफ क्लियरली। आप इस पैराग्राफ को क्लियरली साफ सुथरा लिख सकते हैं। सेपरेट द वर्ड्स को अलग करें एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंसेस। और जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये जो हमें एक पैराग्राफ दिया गया है हमने इनको अलग अलग लिखना है
तरतीब से लिखना है। जहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कॉमे की ज़रूरत है वहाँ हमने कॉमा लगाना है। तो मैं ऑलरेडी इसको ये नोट बना चुकी हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। A long time ago people wrote without putting any break between words। फुल स्टॉप लगाएं, कॉमा लगाएं। दिस मेड रीडिंग वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ फुल स्टॉप लगाएं। यू कैन सी, जब फुल स्टॉप लगाने के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है तो फर्स्ट वर्ड जो होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं। यू कैन सी व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, फुल स्टॉप लगाएं, आई को कैपिटल लिखें। इट इज़ सेपरेट द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। बच्चों ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड, ये कंपाउंड वर्ड है फुटबॉल, क्लासमेट, होम वर्क। तो इसको अलग अलग करके इस तरह लिखा गया है क्योंकि फुट अलग वर्ड है, बॉल अलग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉसपैन इज़ अ कंपाउंड वर्ड। सॉसपैन क्या है? एक कंपाउंड वर्ड है। विच इज़ फॉर्म व्हेन टू डिफरेंट वर्ड्स, जो कि दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों से मिलकर बना है। सॉस अलग वर्ड है, पैन अलग वर्ड है। आर जॉइंट टुगेदर, इनको एक जगह इकट्ठा किया गया है। ब्रेक अप द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड इनटू द वर्ड्स दे आर मेड ऑफ। अब हमें ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनको अलग अलग लिखना है। स्टेज, इन दोनों वर्ड्स को अलग लिखना है। डे ड्रीम, हैंड मेड। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे है वर्ब्स। वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को कहते हैं, काम को कहते हैं। अगर हम सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या है? एक्शन है। एक्शन क्या है? वर्ब है। हमें ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनमें इन सेंटेंसेस में हमने वर्ब को पहचानना है, पहचान कर अंडरलाइन करना है। Once upon a time there was a man who lived in a village। lived क्या है? इसको आप अंडरलाइन करें, ये वर्ब है। One day in the forest he was chopping down a tree for the fire। chopping क्या है? काम कर रहा है ना, एक्शन है। इसको आप क्या करें? अंडरलाइन करें, ये वर्ब है। He felt very hungry, hungry को अंडरलाइन करें। In the afternoon and wanted some food, wanted को अंडरलाइन करें। सडनली ही सा क्या है? एक्शन है, वर्ब है, इसको आप अंडरलाइन करें। ब्लैक क्लाउड कमिंग, कमिंग को भी अंडरलाइन करें, ये वर्ब है। हेविली रेन पोर्ड डाउन को भी आप अंडरलाइन करें। एंड द मैन टुक शेल्टर अंडर द ट्री, टुक को क्या करें? अंडरलाइन करें, ये वर्ब है। अब तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि किन वर्ड को हमने अंडरलाइन करना है। देन ही नोटिस्ड को भी आप क्या करें? अंडरलाइन करें। एट को अंडरलाइन करें। व्हेन द रेन स्टॉप्ड को अंडरलाइन करें। पिक्ड को भी स्टॉप करें। वेंट को भी अंडरलाइन करें, ये वर्ब है। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बेटा अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपके काम आ सकें। ये क्वेश्चन नंबर डी जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, जस्ट आपने इसको लाउडली रीड करना है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।